સમાચારોથી તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકસભામાં બંધારણ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપતા કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। આ દરમિયાન તેમણે ગાંધી પરિવાર પર બંધારણને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો। આપને જણાવી દઈએ કે પોતાના સંબોધનમાં એક જગ્યાએ વડાપ્રધાન મોદીએ વિપક્ષને કહ્યું હતું કે હું બાબા સાહેબ આંબેડકરની વાત કરી રહ્યો છું, એ વિડીયોને કાપીને ફેરવતો નહીં। હકીકતમાં પીએમ મોદી લોકસભામાં ધર્મના આધારે બનેલા પર્સનલ લો બોટ પર વાત કરી રહ્યા હતા। તેમણે દાવો કર્યો હતો કે કોંગ્રેસ સત્તા અને પોતાની વોટ બેંકને ખુશ કરવા માટે ધર્મના આધારે અનામતની રમત રમી રહી છે। કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે સત્તાનું સુખ મેળવવા માટે સત્તાની ભૂખ અને પોતાની વોટ બેંકને ખુશ કરવા કોંગ્રેસ ધર્મના આધારે અનામત આપવાની નવી રમત રમી રહી છે, જે બંધારણને ફાવના વિરુદ્ધ છે। હવે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી આંચકાઓ લાગી રહ્યા છે, તેથી તેઓ બહાના આપી રહ્યા છે। આ કરશું, પહેલું કરીશું, અને તેથી સ્પષ્ટ છે કે તેઓ ધર્મના આધારે આરક્ષણ આપવા માંગે છે, તેથી રમતો રમાઈ રહી છે। સામાન્ય નાગરિક સંહિતાની ચર્ચા કરતી વખતે પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે બંધારણ સભાએ તેના પર ચર્ચા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે જો કોઈ પણ સરકાર ચૂંટાઈ આવે તો યુસીસી લાગુ કરે, એટલે કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે જે લોકો બંધારણને નથી સમજતા, જે દેશને નથી સમજતા, તેઓ નથી જાણતા કે બાબા સાહેબ શું કહ્યું હતું। હું બાબા સાહેબની વાત કરી રહ્યો છું, આટલો વિડીયો કાપીને ફેરવવા લાગશો નહીં। બાબા સાહેબે ધાર્મિક આધાર પર બનેલા પર્સનલ લોને નાબૂદ કરવાની જોરદાર હિમાયત કરી હતી। તાત્કાલિન સભ્ય કે એમ મુનશીએ પણ કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્ર એકતા અને આધુનિકતા માટે યુસીસી જરૂરી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ઘણી વખત કહ્યું હતું કે દેશમાં જલ્દીથી જલ્દ યુસીસી લાગુ થયું જોઈએ। अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का एक अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। सभापति जी, हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प है, ये हर भारतीय का सपना है। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। हमारे संविधान के निर्माण कार्य में
इस देश के बड़े बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था और सबके सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग अलग भूभाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान है, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय सभापति जी, 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में
संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया, जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की